नमस्कार दोस्तों। मान लीजिए कि आप यहाँ पर हैं और आपको यहाँ पहुँचना है, लेकिन आपको रास्ता नहीं पता। तो क्या हो सकता है? एक संभावना ये है कि आप घर से निकले और अपने ही मन से जहाँ समझ में आ रहा है वैसे आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं और कहीं और ही पहुँच गए। या हो सकता है कि रास्ते में ही आप थक गए और कह रहे हैं कि मुझे नहीं जाना, वापस चलते हैं। एक संभावना ये हो सकती है। दूसरी संभावना ये है कि आप कुछ लोगों से पूछ रहे हैं कि मुझे वहाँ पहुँचना है, कैसे पहुँचूँ। यहाँ एक व्यक्ति मिला, इसने कहा कि ऐसे जाओ, यहाँ से रास्ता मिल जाएगा। किसी ने यहाँ भेज दिया, किसी ने यहाँ भेज दिया। ऐसे करते हुए आप आखिरकार यहाँ पर पहुँच गए। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि आपने सोचा था कि समय से पहुँच जाएंगे तो अच्छे से एंजॉय करेंगे, लाइफ सुंदर हो जाएगी, मज़ा आ जाएगा। लेकिन इस रास्ते में ही इतना ज़्यादा समय लग गया कि यहाँ पहुँच के भी आपको लग रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं है। इतनी देर से पहुँचे तो क्या मतलब। क्या हो कि आपको कोई बता दे कि यहाँ पर आप हैं, यहाँ पहुँचना है, एक रास्ता ऐसे भी जाता है, आप जा सकते हैं। सिविल सर्विसेज की तैयारी में आज हम इसी की बात करने जा रहे हैं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो किस रास्ते से आप पहुँचें, किस रास्ते से आगे बढ़ें कि आसानी से कम समय में अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच सकें। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करते हैं तो पहला स्टेज यही होता है कि आप एग्ज़ाम के स्ट्रक्चर को समझें। ये नहीं कि बस जान लें, दोनों में अंतर है। किसी ने बता दिया कि प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, बस हो गया, जान गए। ऐसा नहीं होता। इन तीनों स्टेजेस के बारे में आपको समझना चाहिए कि इसका नेचर क्या है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो भी, पीसीएस की तैयारी करते हैं तो भी आप समझें कि प्रीलिम्स के लेवल पे क्या स्ट्रक्चर है, किन चीज़ों को हमें जानना चाहिए। ज़रूरी है, खुद से ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये ज़रूर है कि इसमें बहुत सारे लोग आपकी मदद करेंगे, लेकिन किसी की भी बात को ऐसे ही सिर्फ सुन के नहीं मान लेना और समझ लेना कि हाँ मुझे सब कुछ आता है, ऐसे नहीं। शुरुआत यहाँ से होती है कि आप कितनी बढ़िया तरीके से एग्ज़ाम के स्ट्रक्चर को समझ पाते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन ये बेसिक चीज़ है। जब यहाँ यहीं मतलब पहले ही स्टेप पर अगर आप क्लियर नहीं है तो आगे बढ़ना सब कुछ गड़बड़ हो सकता है। ठीक, पहली चीज़ आप जानिए कि प्रीलिम्स का क्या स्तर है, किस लेवल का यूपीएससी का प्रीलिम्स होता है, किस लेवल का पीसीएस का प्रीलिम्स होता है, दोनों में अंतर क्या है, ये सारी चीज़ें समझनी होती है। मेंस का जो लेवल है वो किस तरह का है, वो किस तरह से डिज़ाइन किया गया, उसमें आपसे क्या जाना जा रहा है। हालांकि आगे हम बात करेंगे और भी चीज़ों के बारे में। फिर इंटरव्यू की बात करेंगे, उसका क्या स्ट्रक्चर है। जब आप यहीं से अपनी मेंटालिटी उस डायरेक्शन में लेकर जाते हैं तब सही मायने में आप तैयारी शुरू करते हैं। वरना दूसरों की बातें सुनकर बस हाँ हाँ मुझे पता है, किताबें खरीद लाए और पढ़ना शुरू कर दिए, उससे तैयारी नहीं होती। ये पहली चीज़ है, पहला स्टेप है, इस पर ध्यान देना होता है। इसके बाद आपने ये जान लिया, आपको शुरुआत करनी चाहिए एनसीईआरटी से। अभी एनसीईआरटी पे कई तरह के विवाद चल रहे हैं, उसमें आपको नहीं उलझना है। वो संशोधन होते रहते हैं, आपत्तियाँ आती रहती हैं, लेकिन एनसीईआरटी इस एंगल से इम्पॉर्टेंट है। देखिए, पहली बात यह है कि एनसीईआरटी की जो किताबें होती हैं वो सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए नहीं बनाई जाती। इस भ्रम में मत रहिए। कुछ लोगों को लगता है कि अच्छा वो यूपीएससी की तैयारी के लिए छापी जाती हैं। वो कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए बनाई जाती हैं। आपको क्यों रिकमेंड किया जाता है? इसलिए क्योंकि उन किताबों में जो तथ्य होते हैं उन पर भरोसा किया जाता है। यूपीएससी भी अगर कहीं कुछ गलती करे तो एनसीईआरटी के आधार पर मिलान करती है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं। हर विषय के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी, सब के बारे में आप वो सारी चीज़ें अच्छे से समझ जाते हैं, जिसके आधार पर आप एडवांस लेवल पर तैयारी करेंगे। इसीलिए एनसीईआरटी रिकमेंड की जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल्स होते हैं। जो आप देखेंगे एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। इससे आपका बेसिक स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। और अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है, बेसिक मजबूत नहीं है, तो आगे की सारी पढ़ाई खोखली होगी। बस आपने कुछ तथ्यों को याद कर लिया है, कुछ टॉपिक्स रट लिए हैं और आपको लगेगा कि आपकी तैयारी हो गई है। बेसिक के बिना बाकी सारी तैयारी खोखली या अधूरी है। इसलिए आप अपना बेसिक स्ट्रांग करिए। और उसमें भी अगर आप एनसीईआरटी से शुरू करते हैं तो बहुत कमाल की चीज़ होगी, बहुत अच्छी बात है ये। आपने एनसीईआरटी पढ़ ली या पढ़ रहे हैं, इस दौरान आप एक काम कर सकते हैं जो कि अनिवार्य है। असली अब यहाँ से आपकी जो फ़्लाइट है वो टेक ऑफ करेगी। आप सिलेबस को कितनी गहराई से समझते हैं? प्रीलिम्स, मेंस दोनों की बात कर रहा हूँ। सिलेबस को जितनी गहराई से आप समझेंगे उतनी सटीकता से आप तैयारी कर पाएंगे, टू द पॉइंट तैयारी कर पाएंगे। वरना आपको हर किसी की बात इंपॉर्टेंट लगेगी।
कोई भी आपको डरा सकता है, कोई भी आपको कह सकता है अरे तुमने ये नहीं पढ़ा, यहाँ से क्वेश्चन आ गया। तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा जिसके आधार पे आप कह सकें कि यहाँ से प्रश्न नहीं आएगा। और अगर आ भी गया तो जो मुख्य बातें हैं मैंने तैयार कर ली हैं, मुझे डर नहीं है इस बात का। अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैं भी आपको डरा सकता हूँ, कोई भी डरा सकता है और आपको कुछ भी बेचा जा सकता है। इसलिए सबसे पहली बात यह है कि अगर आपने बेसिक अपना ठीक ठाक कर लिया है या कर रहे हैं और एडवांस लेवल पर पहुंचना है तो आपको अपने सिलेबस को खूब गहराई से एकदम डीपली समझना पड़ेगा। जब आप सिलेबस समझते हैं तो जानते हैं कि किन टॉपिक्स में हमें उतरना है, गहराई से समझना है। बेसिक में तो आप सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन जब आप सिलेबस देखते हैं तो पता चलता है कि ये टॉपिक हमें दिया गया है, इस टॉपिक को हमें अच्छे से पढ़ना है, गहराई से समझना है। ठीक, इसी से आपकी डायरेक्शन तय होती है, भटकाव कम होता है, तनाव कम होता है, टाइम अच्छे से मैनेज होता है, कम समय में आप तैयारी कर पाते हैं जब आपने सिलेबस को अच्छे से समझा है। और सिर्फ समझा ही नहीं है, आपने उसे याद कर लिया है, यूँ कहें कि घोल के पी लिया है, आपके खून में बस गया है सिलेबस। किसी भी टॉपिक को आप देखते हैं, चाहे वो करंट अफेयर में हो, स्टैटिक में हो, उसे देखते ही आपको ध्यान आ जाता है कि अच्छा ये सिलेबस में है या नहीं है। तब समझिए कि आपने असली तैयारी का जो है एक नींव रख दिया है, फाउंडेशन मजबूत हो रहा है। ठीक, इसके बाद एक और काम आप करते हैं, एकदम एक एक करके हम ऐसे सीढ़ियाँ जैसे चढ़ते हैं वैसे ही आगे बढ़ रहे हैं। जब आप सिलेबस देखते हैं उसके बाद आप देखिए प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही गहराई से जुड़े हुए ऐसे कड़ियाँ हैं ये। जब आप सिलेबस देखते हैं तो पता चलता है किन टॉपिक्स को पढ़ना है। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते हैं, पेपर को देखते हैं, तो पता चलता है कि सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए गए हैं उन टॉपिक्स से पूछा क्या जा रहा है। वरना आप उसी टॉपिक को पीसीएस के लिए भी पढ़ेंगे, हो सकता है कि वही टॉपिक आप किसी वनडे एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, वही टॉपिक यूपीएससी के लिए भी पढ़ रहे हैं, लेकिन यूपीएससी ने उसी टॉपिक से क्या पूछा, किस एंगल से पूछा, ये कैसे पता चलेगा। ये पता चलता है जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं, उसी से आपको आइडिया लगता है कि इस टॉपिक में किस डायरेक्शन में जाना है, किन बातों को याद रख लेना है, किन चीज़ों को समझ लेना है। इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाता है कि मान लीजिए कि 100 टॉपिक सिलेबस में दिए गए हैं, उन 100 टॉपिक्स में से लगभग 50 टॉपिक ही ऐसे हैं जहाँ से सिलेबस में ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। यानी कि ये प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वो आपको ये भी बताता है कि सिलेबस में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें छांट के पहले तैयार करना है, वहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये बात बाकी लोगों को नहीं पता चलेगी। आपने पीवाईक्यू देखा, आपने सिलेबस देखा, ये आपके लिए एडवांटेज है कि आप ये देख पाएंगे, आप ये समझ पाएंगे और आप दूसरों से आगे निकल पाएंगे। ये सारा देखिए कंपटीशन है, सारा खेल है दूसरों से आगे निकलने का। बहुत सारे लोग रेस में हैं, आगे कौन निकलेगा ये इसी बात से तय होगा कि कौन एग्ज़ाम को अच्छे से समझता है, कौन उसकी डिमांड को अच्छे से समझता है और उस पर काम करता है। सिर्फ समझना नहीं, उस पर काम भी करना है। इसके बाद अगला स्टेप जो है आपका, आप एक स्टडी प्लान बनाइए। आपके पास कितना समय है, 1 साल का समय है, 2 साल का समय है, एक प्लान आपके पास होना चाहिए। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर बहुत ही गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। कई बार हम 6 महीने तक प्लान ही बनाते रहते हैं। परफेक्ट प्लान नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप तभी काम करेंगे जब आपने कोई परफेक्ट प्लान बना लिया। ऐसा नहीं, एक रफ प्लान होना चाहिए कि अच्छा अगले 4 महीनों में मुझे जी एनसीईआरटी ख़त्म कर लेनी है, या फिर मुझे अपना ऑप्शनल कंप्लीट कर लेना है इतने महीने में, इस समय मैं प्रैक्टिस शुरू कर दूंगा, इस समय मेरा रिवीजन शुरू हो जाना चाहिए। बस ये रफली ऐसे ही इस तरह का एक प्लान जब आपके दिमाग में रहेगा तो आपकी पढ़ाई स्ट्रक्चर्ड वे में आगे बढ़ेगी। वरना क्या होगा, कभी कुछ पढ़ रहे हैं, कभी रिवीजन का मन कर रहा है, कभी प्रैक्टिस करने लग गए, कभी लग रहा है कि कुछ पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है। ये तब होता है जब आपके पास कोई प्लान नहीं होता। एक प्लान बनाइए, रफ प्लान बनाइए, उसको अलग अलग माइक्रो लेवल पे बांट दीजिए, वहाँ काम करिए कि उस प्लान का एक छोटा सा सजवाज पूरा करना है, उस पर फोकस करिए। बाकी प्लान में समय के साथ सुधार होता रहेगा। बस ये है कि हर बार एक नया प्लान नहीं होना चाहिए। एक रफ आइडिया लगाइए, स्ट्रेटजी बनाइए और उस पर काम करिए। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि आप स्ट्रक्चर वे में एक एक करके स्टेप वाइज ऊपर बढ़ सकें, वरना आप एक ही जगह पे फंसे रहेंगे और समय निकल जाएगा। ये काम आप कर लेते हैं तो एक चीज़ आपको और बता दें कि आपको न्यूज़पेपर्स को पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। हालांकि थोड़ा सा सावधान हो जाइए। मैंने यहाँ लिखा ज़रूर है कि डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो न्यूज़पेपर्स हैं जैसे द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है या और भी पेपर्स हैं, उनमें
वही बात है जो एनसीईआरटी के बारे में हम कह रहे थे कि वो इसलिए नहीं छापे गए हैं कि आप उन्हें पढ़ के सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे। भाई उसमें न्यूज़ है, उनका विश्लेषण भी किया गया है, जो एडिटोरियल होता है और भी चीज़ें होती हैं। आपकी एक जिम्मेदारी होती है कि आप उसमें देखें कि आपके सिलेबस के अनुसार कौन से टॉपिक्स महत्वपूर्ण हैं। इकॉनमी में, इकॉनमी सेक्शन में कुछ चीज़ें छपी हैं, आप उसे पढ़ रहे हैं, कैसे जानेंगे कि इस पेपर में आपके लिए क्या है? जब आपने पीवाईक्यू देखा है, सिलेबस देखा है, तभी आप समझ पाएंगे। लेकिन फिर भी मैं न्यूज़पेपर से ज़्यादा प्रेफर करूँगा आपको बताना कि आप बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उन पे जाइए। जैसे विज़न की है, इनसाइट्स है, दृष्टि है, उनकी वेबसाइट्स पे ना इन्हीं न्यूज़पेपर से एडिटोरियल्स को निकाल के जो इम्पोर्टेंट होते हैं उन्हें अलग से दे दिया जाता है। आप उन्हें डेली पढ़ने की आदत बनाइए। न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, दुनिया भर का ड्रामा चल रहा है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो देखने में बड़ी रोचक लगती हैं, इंटरेस्टिंग लगती हैं। मन करता है कि पहले से ही पढ़ लेते हैं, चाहे स्पोर्ट्स की हो, चाहे फिल्मी दुनिया की बातें हों, चाहे पॉलिटिक्स की बातें हों। वो ज़्यादा खींचती, वो हेडलाइंस ज़्यादा आपको खींचती हैं। और पढ़ाई वाली जो बातें होंगी कि कहीं कोई मीटिंग हुई है, कोई योजना आई है, उसको पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। इससे बढ़िया है कि आप न्यूज़पेपर्स की आदत भी बना लेंगे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे। आप एडिटोरियल्स पढ़िए और उसके लिए सुविधाएं हैं, मैंने बताया आपको। ठीक है, तो ये काम आप ज़रूर करिए। इससे एक चीज़ और बनती है, जब आप न्यूज़पेपर्स से जुड़े रहते हैं या यूँ कहें कि करंट अफेयर्स से जुड़े रहते हैं, तो आप एक के बाद एक कड़ियाँ जोड़ना सीख जाते हैं। आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि ये क्यों पूछा गया है, कहाँ से पूछा गया है, तो उससे आप चीज़ों को याद भी कर पाते हैं। जो लोग इससे नहीं जुड़े रहते, उन्हें समझ में नहीं आता कि स्टैटिक का क्वेश्चन पूछा गया है लेकिन है करंट अफेयर का। ये चर्चा में था, इसके बहुत सारे पहलू करंट अफेयर में घूम रहे थे और इसी वजह से क्वेश्चन पूछा गया है। आपके लिए नई बात नहीं होगी क्योंकि आपने उन सारी चीज़ों को देखा है समय के साथ कि कब क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, इसलिए ये ज़रूरी है। इसके बाद एक काम आप करिए कि आप जो ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं उसे पूरी जिम्मेदारी से, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चुनिए। नॉर्मली जब हम तैयारी की शुरुआत करते हैं तो पूछते हैं लोगों से, सर हम कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट लें, भैया हम कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट लें। इसकी ज़रूरत होती नहीं है वैसे, लेकिन क्या करें, हमारे पास जानकारी नहीं है तो कहीं कहीं ना कहीं तो पूछेगा ही ना, किसी से तो जानकारी लेनी पड़ेगी। तो जानकारी अगर लेनी ही है तो आप आयोग से लीजिए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस निकालिए। मिनिमम आपकी क्वालिफ़िकेशन ये होनी चाहिए कि आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। आपने ग्रेजुएशन किया है, कुछ तो पढ़ा होगा, 3 सब्जेक्ट्स आपने पढ़े होंगे, उनमें सबसे बढ़िया कौन था? हो सकता है कि जो लिस्ट है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की उसमें आपका सब्जेक्ट दिया गया है। क्या आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो इसमें है? अगर ऐसा है तो सबसे पहली प्राथमिकता वही होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा सब्जेक्ट ये था लेकिन उसको छोड़ कर के हमने ये ले लिया और हम सफल हो गए। हो सकता है कि ये कहलवाया गया हो सकता है कि भाई उन्हें उनका जो सब्जेक्ट था पसंद ही नहीं आता था, उन्हें उसमें कुछ आ ही नहीं रहा था तो मजबूरी में छोड़ दिया। अब उनकी देखा देखी कि मार्केट में आजकल ये ऑप्शनल चल रहा है, बहुत चलता है। पहले फ़िलासफ़ी को लेकर एक बना हुआ था माहौल, फिर हिंदी को लेकर के बना है कि हिंदी ऑप्शनल है, कम समय में तैयार हो जाता है, मज़ा आ जाता है। सबका तैयार नहीं होता है, सबको उस लेवल पे बातें समझ में नहीं आती हैं। तो आप इस चक्कर में मत पड़िए कि ऑप्शनल में क्या चल रहा है मार्केट में। ये बहुत ही घटिया बात है कि हाँ ये चल रहा है, ये हम भी तैयार करेंगे, इससे कुछ नहीं होता। ऑप्शनल वो चुनिए जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, क्योंकि यूपीएससी इसमें गहराई में उतर के प्रश्न पूछती है। जीएस टाइप के क्वेश्चंस नहीं होते। आपको थियरी अच्छे से पढ़नी है, आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। आप देखिए बहुत सारे लोग टॉपर्स हैं जो संस्कृत से टॉप करते हैं, मैथ से टॉप करते हैं, फिजिक्स से टॉप करते हैं। ये तो ट्रेंड में नहीं रहता नॉर्मली। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ऑप्शनल पूरी जिम्मेदारी से चुनिए। इसका बहुत बड़ा रोल होता है मेंस में, क्योंकि जितने भी लोग टॉपर बनते हैं उनको आप देखेंगे ऑप्शनल में बढ़िया नंबर लेके आते हैं। ऑप्शनल में अच्छा नंबर है तो बाकी चीज़ों में आप मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है, इसीलिए इस पर थोड़ा समय लगाइए। मैं 2-3 स्टेप बता देता हूँ। पहले तो अपना ऑप्शनल देख लीजिए कि कौन सा विषय कंफर्टेबल है। मान लेते हैं कि 2 विषयों में आप कन्फ्यूज हैं, हिस्ट्री में और पब्लिक एड में मान लेते हैं, इसमें कन्फ्यूज़ हैं। दोनों का सिलेबस निकाल कर देखिए, उन्हें पढ़ने की कोशिश करिए, आपको समझ में आएगा अच्छा ये सब तो मैंने उसमें पढ़ा है ग्रेजुएशन में। फिर आप पीवाईक्यू देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं इसके क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा जटिल हैं, हिस्ट्री वाले शायद आसान है या पब्लिक एड वाले शायद आसान है। तो उसके हिसाब से आप देखिए कि हाँ कौन से क्वेश्चन आप समझ पा रहे हैं। अभी हल करने की बात छोड़ दीजिए क्योंकि अभी पढ़ाई करनी है।
कौन से क्वेश्चंस पढ़ के लग रहा है कि हाँ इस पे तो काम किया जा सकता है, वही चुन लीजिए। सिंपल सी बात है, बस किसी और के कहने पे मत चुनिएगा, ये पूरी तरह से 100% आपका डिसीजन होना चाहिए। ठीक, इसके बाद जब आपने ऑप्शनल को लेके आप कंफर्म हो जाते हैं कि यही करना है, उसके बाद एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आंसर राइटिंग को आपको शुरुआत से ही कुछ ना कुछ करना चाहिए। बहुत सारे लोग आपको कहते हैं कि शुरू से ही करो, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं कुछ पढ़ लो तब करेंगे। और हमारी मानसिकता ऐसी होती है कि हम जब सारा सिलेबस पढ़ लेंगे तब आंसर राइटिंग शुरू करेंगे। ये जो लोग कह रहे हैं, कोई व्यक्ति आपसे कह रहा है कि जब तक कुछ पढ़ोगे नहीं तब तक आंसर राइटिंग करने का मतलब कुछ नहीं निकलता, वो भी, और जो खुद से अपने आप से कह रहे हैं कि जब तक हम पूरा पढ़ नहीं लेंगे क्या लिखेंगे, ये दोनों लोग आंसर राइटिंग का मतलब समझते नहीं हैं। अगर ऐसी बात है, ऐसी मानसिकता है, इसका सीधा सा मतलब है कि आप समझते नहीं कि आंसर राइटिंग होती क्या है। आंसर राइटिंग को अगर वैसे कई लेवल्स में बांट सकते हैं, वैसे दो हिस्से में हम बांट के देखें तो पहला हिस्सा होता है राइटिंग, लिखना। आंसर लिखना यूपीएससी का है, पीसीएस का है, किसी भी एग्ज़ाम का, बाद की बात है। लिखना पहली चीज़ है। ये उसी तरह से जैसे साइकिल की रेस में जाना है तो एक साइकिल चलाना एक चीज़ है और रेस में उस साइकिल को लेकर उतरना अलग चीज़ है। तो लिखने की प्रैक्टिस तो अभी से कर सकते हैं, जो आप सोच रहे हैं वही लिखिए। क्योंकि अगर आपकी जो मेमोरी है, जो आपकी जो हैंडराइटिंग है, ये सारी चीज़ें अभी से उसके साथ अलाइन नहीं हैं तो आगे अचानक से क्या कर लेंगे। साइकिल चलाने की कभी आदत रही नहीं, 1-2 किलोमीटर भी नहीं चलाए तो रेस में जाके क्या कर लेंगे। सिर्फ साइकिल चलाना है इसकी वजह से थोड़ी जीत जाएंगे। इसीलिए आप अर्ली स्टेजेस में क्या कर सकते हैं कि आप आंसर राइटिंग के नाम पर जो दिमाग में आ रहा है वही लिखिए। कोई फॉर्मेट नहीं, कोई टाइम वो नहीं कि हाँ 5 मिनट में हमें पूरा करना है, बस लिखिए। लिखने में आपकी हैंडराइटिंग बेहतर होगी, स्पीड बढ़ेगी, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी आंसर राइटिंग के अनुसार, कि आप कुछ सोच रहे हैं फिर उस सोची हुई बात को अपने कलम के माध्यम से पेपर पर उतार रहे हैं, ये सारी चीज़ें डेवलप होती जाएंगी। उसके बाद से अगर आपको एक फॉर्मेट में लिखने के लिए कहा जाएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। उन लोगों की तुलना में आसान हो जाएगा जिन्होंने अब तक कुछ नहीं लिखा है। और यही होता है, बहुत सारे दोस्त प्रीलिम्स निकाल लेते हैं, मैसेज करते हैं सर मेंस के टाइम पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग एकदम खाली है। लिखने बैठते हैं, हाथ ही काम रुक जाता है, पेन वहीं पे, क्या लिखें, शब्द ही नहीं दिमाग में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कभी प्रैक्टिस ही नहीं की। ठीक है, अपना जो मेन चैनल है IAS-PCS मास्टर, उस पर मैंने आंसर राइटिंग के बारे में एक एपिसोड बनाया था, प्ले लिस्ट बनी है, आप जाके देख सकते हैं वहाँ पे। फिलहाल एक चीज़ और, 1 मिनट रुकिए ज़रा। हाँ, अगली चीज़ है, ये तो आपने अक्सर सुना है लेकिन इसको लोग समझ नहीं पाते, कि अपने रिसोर्सेज को आप लिमिट में रखिए। ज़्यादा आपके पास किताबें नहीं होनी चाहिए, मैगज़ीन नहीं होनी चाहिए। आज से 10 साल पहले एक फ़ैशन होता था कि कमरे में जितनी किताबें हैं वो आदमी उतना ही ज़्यादा पढ़ाकू है। आज उसकी ज़रूरत नहीं है। आपके पास बहुत सारी चीज़ों का एक्सेस है, आप किसी भी टॉपिक में कंफ्यूज होते हैं, आप गूगल से, चैट जीपीटी से, यूट्यूब पे कहीं भी आप सर्च करके जान जाते हैं। तो आप अपने रिसोर्सेज को बहुत लिमिटेड रखिए और उन्हें बार बार रिवाइज करिए। लेकिन ये समझदारी कहाँ से आएगी? आपने कई बार इस बात को सुना होगा लेकिन ये हो नहीं पाता। जब तक आपके अंदर डर बैठा हुआ है कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तब तक इस लाइन का कोई मतलब नहीं है। चाहे मैं आपको लाखों बार सुनाता रहूं, आप नहीं कर पाएंगे। ये करने के लिए आपके अंदर एक क्षमता होनी चाहिए कि अभी मैंने जो शुरू में कहा, आपको सिलेबस का पता होना चाहिए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं ये पता होना चाहिए, और वो पता चलेगा PYQ से। जब आप उस पर अच्छे से काम करेंगे तो किसी से सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी के गाइडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अपने रिसोर्सेज लिमिटेड रखो। आपको खुद समझ में आएगा कि मुझे ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है, ज़्यादा किताबें नहीं चाहिए, एक किताब बहुत है। इसीलिए आप देखेंगे अपने IAS-PCS मास्टर चैनल पे मैं 4 सालों से आपको टॉप 300 पढ़ा रहा हूँ और हर साल कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। क्यों भाई? क्या जादू है उसमें? हर साल मैं सबूत दिखा रहा हूँ। जादू वगैरह कुछ नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है कि मुझे पता है कि स्टैटिक में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ से प्रश्न बार बार आते हैं, करंट में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको बार बार उठाकर प्रश्न पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन करंट में आते हैं टॉपिक्स, तो वो क्वेश्चन का फॉर्मेट मतलब क्वेश्चन के फॉर्मेट में दिखते हैं। वो सारी चीज़ें पता हैं, इसलिए बस इतना ही पढ़ाते हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं। ये आप भी कर सकते हैं और करना ही चाहिए। अगर सफल होना है तो आपको ये करना ही पड़ेगा, वरना आप सालों साल दुनिया भर की चीज़ें पढ़ते रहेंगे और बाद में वही हालत हो जाएगी कि अब थक गए हैं, हो ही नहीं रहा, बोझ हो गया है। इसीलिए अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखिए, हर विषय की एक ही किताब रहे बहुत है,
उसमें जो चीज़ नहीं लिखी है अलग से कहीं पता चल गया, वहाँ कहीं नोट कर लीजिए, हो गया, अपनी खुद की नोट बना लीजिए। ठीक। इसके बाद एक चीज़ और है जो आपको ध्यान रखनी है, आप टेस्ट तो देते हैं, देना ही पड़ेगा, एग्ज़ाम से पहले आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। लेकिन दिक्कत ये होती है ना, टेस्ट हर व्यक्ति देता है, बहुत सारे लोग हैं जो गलती एक करते हैं कि एग्ज़ाम से पहले 2 महीने पहले टेस्ट देते हैं। ऐसा नहीं करना, उसके पहले ही प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। लेकिन वहाँ दिक्कत ये होती है कि टेस्ट दिया, मार्क टेस्ट है, दिमाग में पहले से बैठा हुआ कि अरे मार्क टेस्ट है, देखते हैं क्या होता है, और उसके बाद से अपना देखा, इतना स्कोर आया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा बुरा लगा, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे नहीं करना। मॉक टेस्ट को आप जब तक सीरियसली नहीं लेंगे तब तक आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मॉक टेस्ट में आपको पता चलता है कि कौन सी टेक्निक आपने आजमाई और वो काम नहीं की, कौन सा तरीका आपका काम आ गया, कौन सा मेथड आप यूज़ करते हैं तो ज़्यादा सही क्वेश्चन सही करते हैं, माइनस मार्किंग कम होती है। कैसे पता चलेगा? कहाँ कहाँ आप फंस रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी टॉपिक में फैक्चुअल चीज़ें छूट रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कहीं कंसेप्ट क्लियर नहीं है। ये कैसे पता चलता है? ये मॉक टेस्ट में पता चलता है, और वो भी तब पता चलता है जब पेपर देने के बाद, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप दोबारा से उसको रिवाइज करते हैं, दोबारा से आप रिव्यू करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। कोई क्वेश्चन सही हुआ तो क्यों सही हुआ, कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ। कुछ लोग बस इतना देख लेते हैं कौन कौन सा गलत है, अच्छा इसकी वजह से गलत है, झूठा तर्क दे देंगे, यार ये फालतू का क्वेश्चन था इसीलिए गलत हो गया। हो सकता है फालतू का क्वेश्चन था, लेकिन फ़िलहाल आप एग्ज़ाम दे रहे हैं एक तरह से, तो उसको गंभीरता से लीजिए ना। आप देखिए कि क्या वो आपके सिलेबस के अनुसार है, अगर है तो भले फालतू का है, लेकिन आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा इसीलिए गलती हुई है। तो आप इसका जो मार्क टेस्ट है उसका रिव्यू करें, उसको सीरियसली लें और देखें कहाँ पर कमी है। जब आप ये प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, समझ जाइए कि आप एकदम अच्छे कैंडिडेट हैं, पक्के कैंडिडेट हैं, आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर आप मार्क टेस्ट देते हैं और छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, समझ जाइए कि बाकी चीज़ें सिर्फ फॉर्मेलिटी हैं, होना कुछ नहीं है। इसीलिए हफ्ते में एक ही टेस्ट दीजिए, लेकिन ईमानदारी से उसका विश्लेषण कीजिए, उसका रिव्यू कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए, उसके बाद अगला टेस्ट दीजिए, क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा कि कहाँ सुधार करना है। अगर आप कहीं भटक रहे हैं, डायरेक्शन इधर उधर मुड़ गई है, तो आप सही रास्ते पे आ सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अगली चीज़, ये एक लंबा सफ़र है, साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल भी लग जाते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप कंसिस्टेंट भी रहें और पॉजिटिव भी रहें, दोनों चीज़ों की अपनी अहमियत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक हफ्ते खूब पढ़ाई किए फिर उसके अगले एक हफ्ते छुट्टी ले ली, 1 महीने खूब पढ़ाई किए 2 महीने नहीं पढ़ रहे हैं। कम ही पढ़िए, लेकिन रेगुलर पढ़िए। शुरू करिए, आप 2 घंटे से ही शुरू करिए कि हम 2 घंटे तो कंपलसरी पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बाकी सारी चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन 2 घंटे हमारी पढ़ाई होनी चाहिए, ये काम हमें होना चाहिए। फिर धीरे धीरे बढ़ाइए, 2 से 4, 4 से 5, 6, 7, 8, 8 से ज़्यादा तो रिकमेंड मैं नहीं करूँगा। वो आपके ऊपर है कि आप करना चाहते हैं तो करें, लेकिन खुद को सजा दे करके नहीं। इसके बारे में मैंने अभी हाल ही में बात की है, एक सीरीज़ शुरू किया है उस पर, ISPCS मास्टर पे, तैयारी और जीवन, इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना जब तक नहीं सीखेंगे आप, तब तक फिर चीज़ें गड़बड़ा जाएंगी। तो आप कंसिस्टेंट रहिए, लगातार पढ़िए, रिवीजन लगातार करिए, और साथ ही साथ खुद को पॉजिटिव रखिए। कैसे रखेंगे आप? 24 घंटे तो दिमाग में तो बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं कि हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, ये कैसे तैयार होगा, वो कैसे होगा, ऐसे तो दिमाग हमेशा भरा रहता है, हमेशा ऐसा लगता है कि बोझ है, एक तनाव है। तो पॉजिटिव कैसे रहेंगे? तैयारी के मामले में पॉजिटिव रहने का सबसे सरल उपाय यह है कि आप तैयारी करें, सबसे बढ़िया उपाय है। बड़ी बड़ी बातें, मोटिवेशन, दुनिया भर की कहानियाँ, फिल्म देख के मोटिवेट हो जाना, इससे कुछ नहीं होता है। असली मोटिवेशन आता है पढ़ाई करने से। जब आप पढ़ाई करते रहेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा, तो और ज़्यादा पढ़ने का मन करेगा। उसके साथ थोड़ा सा मिर्च मसाला जैसा लगा के थोड़ा स्वाद बढ़ाने के लिए कि आप वहाँ थोड़ा बीच बीच में घूमने में निकल गए, किसी चीज़ का शौक़ है, मूवी देखने का शौक़ है, वो भी आपने पूरा कर लिया। ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन असली जो पॉजिटिविटी है वो आएगी कंसिस्टेंसी से, पढ़ाई से, और उसी से सफलता मिलेगी। बाकी तो सिर्फ बातें हैं। ठीक है जी। मेरे ख्याल से आपको कुछ न कुछ तो हेल्प मिली होगी, आपको एक डायरेक्शन मिली होगी कि हाँ इस डायरेक्शन में आगे बढ़ें तो आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अगर ऐसा है तो आप इस पे काम करिए, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस सीरीज़ के तहत अब लगातार वीडियोज़ आएंगी, हर उस पहलू पर बात की जाएगी जो आपकी तैयारी के लिए ज़रूरी है।
ठीक है जी। तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, हमसे जुड़ जाइए। और IAS मास्टर चैनल पर आपके लिए जो सीरीज़ चल रही है उसका भी लाभ लेना है तो सर्च कर लीजिए, जाकर वहाँ आप देख सकते हैं। तो आज बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।